हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। विद्या मतपाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। न्यू स्टूडेंट हो बेटा? विद्या फर्स्ट डे है आपका। शिवानी गुड मॉर्निंग। सरफराज गुड मॉर्निंग। विद्या फर्स्ट डे है आपका बेटा। यस स्टूडेंट्स, पहले ये बताओ कि टेस्ट कैसा गया आप लोगों का। मुझे उस स्टूडेंट का इंतजार है और उस टाइम का इंतजार है जिस दिन सारे सही होंगे किसी के। ऑल क्वेश्चंस फिजिक्स में आपका सिग्निफिकेंट नंबर आप लोगों ने कर लिया है। आओ बेटा, सभी लोग आ जाओ। थर्टी फोर 45 तक होगा आपका ये। 46 से ये होगा आपका। हाँ बेटा। हेलो दीपांशु, हर्षित, ऋतु, अंशिका, याशा, रेडी हो बेटा? चलो पहले फटाफट से जल्दी से पेपर निकाल लो। वैसे तो कई सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी डिस्कशन में होंगे, लेकिन बट एनीवे एक बार थोड़ा सा जल्दी से पेपर निकाल लो सभी लोग, और फिर आगे आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है हम लोगों ने। फोर्टी सिक्स में किसी को प्रॉब्लम बेटा? 46, 46, 47, 46, 47 में किसी का प्रॉब्लम? नो नो शिवानी नो। ओके 48, 48, 48, 49, नो नो नो। ब्यूटी कुमारी भी नो। वाह भाई क्या बात है। 51 तक बेटा, 51 तक, 51, 52 तक। जिस पे भी आपको अटक लगता हो आप, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं, देखते जाना, नंबर लिख लेना अपना। निखिल किशोर नहीं, 53 नहीं, 54, 55, 56 तक। सर 54 एंड 55, देखो बेटा 54 एंड 55। 54 था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। म्यू नॉट इक्वल टू जीरो 180 डिग्री देखना है बेटा, सबसे इजी तरीका 180 डिग्री। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ये भी sp2 में है, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री हो गया ये, और दोनों ही Cl है तो कैंसिल हो गए। Cn में भी देखो Cn आपको दिखा हुआ ऐसे लग रहा है, लेकिन C जब N अटैच करोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, वो भी ऐसे आ जाएगा, अंदर बेंजीन रिंग है, ये N ऐसे आ जाएगा। तो ये भी बेटा 180 डिग्री पर हो गया, हर जगह पे 180 डिग्री पर हो जाएगा। लेकिन OH नहीं होगा 180 डिग्री पर, बिकॉज हमने पढ़ा था कि OH में आपका जो OH रहेगा वो 180 डिग्री नहीं होगा। OH 180 डिग्री नहीं होगा क्योंकि H किसी एंगल पे जाएगा, ये यहां से 180 डिग्री नहीं बनेगा, इसलिए ये म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा इसका। SH में भी सेम सिचुएशन जो OH वाले में है, क्योंकि S के साथ भी H 180 डिग्री पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में H जा रहा है, इसलिए ये दोनों आपके नहीं रहेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड और फोर में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, थर्ड एंड फोर के अंदर। 55 भी किसी ने पूछा, हाँ अंशिका 55, विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसमें सेंट्रल एटम पर
8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो NCl3 में तो लोन पेयर भी है और 3Cl भी है, ये लोन पेयर भी है। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बोरोन का कहां होता है? बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने 3 ही होते हैं। तो 3 होने के बाद भी आप देख सकते हो कि 3 ही बॉन्ड तो और बनाएगा बेटा, लोन पेयर है नहीं सेंट्रल एटम पर। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए, 6 हुए, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। BCl3 में, CCl4 में 8 पूरे हैं, PCl5 में तो 10 से भी ज्यादा है बेटा, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ये 8 से भी ज्यादा है, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो एक्सपेंशन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। क्वेश्चन में हमसे देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी पूछ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो आंसर BCl3 आ जाएगा आपका। 55 के बाद 56 भी पूछा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन N2 के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इजी क्वेश्चन है बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन थे आपके 14, आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे रखना स्टार्ट किया था, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पहले पाई 2px, पाई 2px एंड पाई 2py, और इसके बाद सिग्मा 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 2 2 2 2 8 9 10 11 12 13 14। आपको पूछना था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जहां जहां बॉन्डिंग में है, जो विदाउट स्टार वाले हैं, तो पेयर पूछ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 1 2 3 4 5 आंसर देना है। तो कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझते तो हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। इस बार तो वैसे भी टेस्टिंग ज्यादा है, देखो कोविड-19 हर आदमी की परीक्षा ले रहा है, आपकी भी परीक्षा इस बार बहुत कम टाइम में सारा प्रिपेयर करना है, स्पीड भी रखनी है आपको, 11 12 सारा, और सिर्फ करना नहीं है, याद भी करना है, ये बड़ा चैलेंज है। सारी चीजें करनी नहीं है, याद करनी है। यस 50, इसके बाद आ जाओ बेटा 60 तक। किसी का और प्रॉब्लम? हो गया शिवानी, हो गया, ओके हो गया, तो 60 तक और देख लो बेटा। आगे 60 तक किसी का प्रॉब्लम? अप टू 60 यस और नो रिप्लाई करते रहो बेटा, जिससे मैं आगे चलता जाऊं। 60 तक हर्षिता, अंशिता का 58 आया, ज्यादातर बच्चों का आया भाई, ऐसा क्या है देखते हैं। Which of the following molecule does not possess a permanent dipole moment? परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिसमें परमानेंट मतलब नेट डाइपोल मोमेंट 0 कह रहा है। तो देखो ये ये तो सीधा सीधा दे रहा है, देखो 180 डिग्री पर। सल्फर और कार्बन में 180 डिग्री पर सेंटर पॉइंट पे, जैसे CO2 में होता है वैसे यहां कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बाकी किसी में नहीं होगा। यहां पर तो चार्ज ही आ रहा है, चार्ज वाले तो वैसे ही हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। H2S में लोन पेयर है, वाटर की तरह आ जाएगा बेटा, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट आएगा। SO2 में बेंट शेप है, लोन पेयर आ रहा है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट आएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 180 डिग्री पर। तो यही चीज दिख रही है आपको दोनों, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp का मतलब 180 डिग्री ये, 180 डिग्री ये, तो इसलिए यहां पर आपका CS2। ऐसे सोचा करो ना थोड़ा सा, मतलब देखो सारा गेम तो माइंड का ही है कि अगर CS2 पूछ लिया तो क्या प्रॉब्लम आ गई, CO2 तो कहीं किया हुआ है ना, जैसा CO2 होता है उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, तो CS2 का भी तो 0 देंगे बेटा आप, वो तो एक जैसे ही है दोनों। H2O का 0 नहीं है तो H2S का भी 0 नहीं होगा। ऐसे कंपेयर किया करो, कंपेरेटिवली स्टडी किया करो। नेक्स्ट चले जाओ 60 तक किसी का और? अप टू 60 बाद आप देख सकते हैं बेटा 61 से लेके फिर 63 तक देख लो। 61 टू 63, 61 से 63 तक। हाँ, परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब बेटा टोटल देखना होता है, टोटल नेट। निखिल, परमानेंट का मतलब टोटल देखना है। 60 तक आपका नहीं आ रहा है, 60 के बाद आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, 62 63। यहां 62 मेरे सामने ही है,
62 सदफ क्वेश्चन पूछना चाहता है, हर्षिता भी पूछना चाहता है 62, और श्रवण कुमार भी पूछना चाहते हैं 62। देखते हैं क्या है ऐसा 62 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर। 3 तो बॉन्ड चाहिए, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर चाहिए अराउंड द सेंट्रल एटम। बहुत इजी है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन ClF3 का निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है 7, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, नोट्स के अंदर किया हुआ है। 7 और 3 2, हाइब्रिडाइजेशन 5 वाला आया, बॉन्ड 3 बनाने हैं तो 3 फ्लोरीन है सेंट्रल एटम पर, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो ClF3 में 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। ये क्लोरीन के सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड 3 बॉन्ड पेयर जो है ना, यहाँ इससे कंफ्यूज नहीं होना। बॉन्ड पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलता है, और जो नहीं बनाते हैं बेटा उसको लोन पेयर बोलता है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बॉन्ड बनाने वाले हैं, एक बॉन्ड नहीं बनाने वाले हैं। आफ्टर 62 मेरे सामने क्वेश्चन 63 भी फरहीन पूछ रही हैं। 63 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर। इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर में तो आप सीधा ये है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओ, जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सबसे इजी तरीका पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बना लो। तो यहां पर लिथियम आ गया, लिथियम से ये लिथियम पीरियोडिक टेबल, इधर बेरिलियम, इधर सोडियम। तो हमें ये पता है कि इधर से इधर जाएंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो बेरिलियम में तो ज्यादा है और ऊपर से नीचे कम होगा कोवलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब सबसे कम कोवलेंट Na वाला देखो, फिर उससे ज्यादा लिथियम, फिर बेरिलियम चले जाओ। लेफ्ट टू राइट कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। फेजेंस रूल लगा के देख लो बेटा। ये देखो आंसर आपका, सोडियम वाला पहले, फिर लिथियम आ गया, फिर आपका बेरिलियम आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 64 से 65 तक। किसी का प्रॉब्लम 64 टू 65, 64 से 65 तक प्रॉब्लम। 64 से 65, 65 तक नहीं है तो बेटा 66 से 70 तक आ जाओ। 66 से 70 तक, 66 टू 70 तक, 70 तक किसी का, 70 तक, अप टू 70। हर्षिता का 64, 64 तो हो गया ना, पीछे किया नहीं क्या, ये 64, अच्छा ये वाला 64। तो आप 64 देखेंगे, देखो द करेक्ट ऑर्डर इन विच OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो आपके पास देखो एक तो O2 है, एक O3 है, एक H2O2 है, तो H2O2 का स्ट्रक्चर ये रहा। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। O और O के बीच सिंगल बॉन्ड आ रही है, O2 जो करते हो तो O2 के बीच डबल बॉन्ड होता है, O3 के बीच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो आपका आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा उतनी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कह दें कम होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। आपको OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज निकालना है, OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज निकालना है। तो बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम इस वाले का है, H2O2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सिर्फ ये 1 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा और इसका बीच में बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। तो जिस बॉन्ड ऑर्डर से सोल्व कर लो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो H2O2 का सबसे ज्यादा और O2 का सबसे कम। इजी क्वेश्चन था, नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद आपका एक आया 66 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट बोरोन के पास, ये देखो यही क्वेश्चन में आप बार बार कई सारे स्टूडेंट अटक रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाते टाइम बोल रहा था बेटा। मैंने कहा था कि आपको उन ट्रिक को याद रखो। मैथमेटिक्स तो मैंने लगाई नहीं थी, मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखाया था।
कि सेंट्रल एटम पर बोरोन के पास कोई लोन पेयर, सारे साइड एटम सेम, तो डायपोल मोमेंट 0 BF3 का 66 में। सिलिकॉन का सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं, क्योंकि सिलिकॉन के 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, सारे साइड एटम सेम, 0। XCF4 में लोन पेयर तो है लेकिन एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, तो कैंसिल कर दिया इसने। SF4 में सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है और जो है 4 लोन पेयर भी है, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा, आएगा। बना के देखोगे तो ये आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करो अंशिका। यही प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया था, इन्हीं में दिक्कत आएगी, आगे भी आएगी। जो पिछली दिक्कत होती है ना वही आगे चलती है, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल का टच है, तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम, ये देखना तो आना चाहिए। अगर ये नहीं देखना आएगा तो फिर वो ट्रिक भी काम नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो अगर ये आप क्वेश्चन पूछ रहे 67, तो देखो ये तो इजी है, इसको पूछने की जरूरत नहीं है आपको। 68 से लेके आप चले जाओ 70 तक। 70 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल कह रहा है बेटा। आइसोस्ट्रक्चरल में कह रहा है शेप भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, तो ये तो पहला तो गलत ही हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, पिरामिडल हो जाएगा। इसके पास लोन पेयर ही नहीं है तो ट्राइगोनल हो गया। ये है ना, ये सीधा सा पड़ा है। BF4 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों ही टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, टेट्राहेड्रल भी है। BCl3 BrCl3 हो नहीं सकता, क्योंकि BrCl3 के पास 3 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर पड़े हैं, ऐसा BCl3 में नहीं है। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग आ रहा है, इसका sp3 होगा, इसका sp2 होगा। हर्षिता का 68 भी है, क्वेश्चन नंबर 68 क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है बेटा। NH3 NF3 थ्योरी अच्छे से पढ़िए बेटा, अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, फिर क्या होगा तेरा, क्या होगा रे कालिया। अगर अभी तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये तो सिंपल चैप्टर है। NF3 सीधा याद करना है और करना है। ये क्वेश्चन देखो इधर भेजा था आपने, इधर इधर अप्रोक्सीमेट 0 करवाया था इसको। इसका लोन पेयर इसकी बॉन्ड पेयर को कैंसिल आउट करेगा। डायपोल मोमेंट में एग्जांपल दिया है। जो नोट्स में आ जाए ना वो तो पूछना ही नहीं चाहिए। पूछने का मतलब यह है कि हम जो दिया हुआ है वही पूरा नहीं पढ़ रहे, किताबों में से बहुत छांट कांट करके हम कुछ कम पढ़ते हैं, उसको भी पूरा याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा बेटा। नेक्स्ट चलो 75 तक। 69 का ऑप्शन पूछना चाहते हैं दीपांशु। 69 देखता हूं मैं क्या है। 69 कह रहा है ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 से O2 पॉजिटिव आयन द इलेक्ट्रॉन एड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग O2 से O2 में क्या था, जो आपके पाई स्टार थे उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, और O2 2 नेगेटिव किया है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए, तो जहां पाई स्टार थे वहीं तो ऐड होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक एक और ऐड करोगे आप, तो इसका मतलब ये P स्टार लिख रखा है, ये पाई ही है, पाई पढ़ना है क्योंकि मीनिंग पाई ही निकलेगा इसका। तो पाई P स्टार ऑर्बिटल को ही शो कर रहा है, तो स्टार में ही जाएंगे। सेवेंटी 71 से लेके बेटा 75 तक आ जाओ। 71 से 75 तक किसी का प्रॉब्लम? 71 to 75। एट्टी तक आ जाओ। डिस्कस किए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। 81 से 85 तक आ जाओ। अप टू 90 आ जाओ बेटा, लास्ट तक आ जाओ। लास्ट तक नहीं है तो देखो, चलो बेटा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। स्टार्ट कर रहा हूं अब से। देखो अब तक तो हमारा पीरियोडिक जो था, मतलब थियोरेटिकल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन चल रहे थे, अब थोड़ा कैलकुलेटिव स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आज की क्लास से कुछ कैलकुलेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। किसमें बेटा? सर ये 70 में NH4 प्लस होगा ना, 83
हाँ हाँ, वो NH4 पॉजिटिव होगा बेटा। और अंशिका का 83 आया है। 83 में क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ ABCD इतना इतना। देखो माइनस का मतलब निकलना होता है, और हमें जिसमें माइनस का मतलब निकलना है और वैल्यू मैग्नीट्यूड देखना है, जिसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड दिखा रहे हो तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका ज्यादा होगा। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी, तो बी है तो बी में आप पहले यहां से रिकॉग्नाइज कर लो कौन कौन से वाले हैं। रिकॉग्नाइज कर लोगे तो यहां से आ जाएगा आपको 3s2 3p5। देखो 5 और 6 7 क्लोरीन वाला आ रहा है, 4 और 2 6 सल्फर वाला आ रहा है। हमेशा ऐसे सोल्व किया करो, ट्रिक भी ऐसे ही बताया था। 3 और 2 5 किसका आ रहा है? फॉस्फोरस का। और 2 और 2 4 आ रहा है सिलिकॉन का। तो आपके पास इन सब का ऑर्डर था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही थी, लेकिन फास्फोरस की सिलिकॉन से कम थी। तो फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर था आपका। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर था। तो फास्फोरस देखो, अब आपका जिसमें सबसे कम निकल रही है वो फास्फोरस है। सिर्फ सबसे कम वाला है आपकी -60, फिर -35, तो इसकी आ जाएगी -60, -135, -200। सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है क्लोरीन में 348। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी चाहिए। बी मतलब ऊपर से चाहिए। बी आ रहा है, ये रहा 60 वाला, यहां बी है 60 वाला, तो ये रहा 60 का फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस है ये वाला। तो पहले एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया करो। आईक्यू गेम होता है ये। पहले एलिमेंट, मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया है कि पहले आप एलिमेंट सजेस्ट करेंगे। चलो बेटा, अब क्या है कि यहां से हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल जब केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट से हम स्टार्ट लेंगे आज। मोल कंसेप्ट से स्टार्ट लेंगे बेटा। तो मोल कंसेप्ट में अब जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है केमिकल वी कैन से दैट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जनरली मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं बेटा हम ये। पहला ही पॉइंट आता है हमारे पास एटॉमिक मासेज एंड मॉलिक्यूलर मासेज। एटॉमिक मासेज एंड मॉलिक्यूलर मासेज। देखो अगर हम कोई भी एटम लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखते हैं तो ऐसे 1 लिखते हैं, और एक्चुअल में 1 के आगे हमें यूनिट लिखना चाहिए 1 AMU। एटॉमिक मास लिखते हैं 1 AMU या U। AMU का मतलब यहां पर होता है, AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट। U का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट। तो कोई भी एटॉमिक मास लिखते हैं, जिसका भी एटॉमिक मास आपको आता है, जैसे मान लो हीलियम लिखते हो तो हीलियम 4 इज इक्वल टू AMU या U। AMU या U। तो जो हम एटॉमिक मास इन AMU लिखते हैं, यूनिट डिसाइड करता है किसी का भी एटॉमिक मास जो लिखते हो आप इन AMU, तो ये आप एटॉमिक मास इन AMU का मतलब लिखते हो, इसका AMU में मास जो होता है 1 एटम मास है, मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम, किसी भी 1 एटम का मास जो AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा 1 एटम का मास होता है। जैसे एज एग्जांपल मैंने आपको प्रॉब्लम दिया बेटा,
प्रॉब्लम से पहले एक नोट लिख लेते हैं हम। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम के इक्वल होगा हमेशा। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। Na यहां पर एवोगैड्रो नंबर है, Na यहां पर एवोगैड्रोस नंबर रहेगा, एवोगैड्रो नंबर। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो सपोज बेटा मैंने ये प्रॉब्लम लिखा, आपसे क्वेश्चन किया मैंने कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 हीलियम एटम इन ग्राम। कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 हीलियम एटम इन ग्राम। ग्राम में आपको वेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो 1 हीलियम एटम का वेट कैसे लिखोगे? वेट ऑफ 1 हीलियम एटम, आपको तो पता है जो इसका एटॉमिक वेट AMU में होगा उसके बराबर होगा। वेट ऑफ 1 हीलियम एटम इज इक्वल टू इसका एटॉमिक वेट इन AMU, एटॉमिक वेट इन AMU। तो यहां पर आपको वेट ऑफ 1 हीलियम एटम निकालना है, तो ये तो हो गया एटॉमिक वेट इन AMU। एटॉमिक वेट कितना होता है हीलियम का? 4, मतलब 4 AMU, 4 AMU। अब बेटा 4 बिल्कुल सही बेटा, तान्या बिल्कुल सही, 4 AMU है तो इसको मुझे ग्राम में चाहिए, तो 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम, तो 1/Na ग्राम आ जाएगा, 1/Na ग्राम। तो एटॉमिक वेट अगर आप AMU में देखते हो तो AMU का मतलब होता है 1 एटम का वेट होता है, और 1 मोल का वेट होता है, तो डायरेक्ट ग्राम में लिख सकते हो, डायरेक्ट ग्राम में वेट किया जा सकता है। लेकिन ओनली शिवानी 4/Na नहीं लिखना बेटा, हिमांशु 4/Na नहीं लिखना, 4/Na ग्राम जरूर लिखना है उसमें, 4/Na ग्राम जरूर लिखना है, उसके साथ यूनिट जरूर देना है। जैसे सपोज मैं आपसे ये पूछूं, बताएंगे बेटा आप लोग वेट ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम, या मैं सीधा ही पूछूं वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, ऑप्शन दिया मैंने आपको 12 AMU, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको 12/Na ग्राम, थर्ड ऑप्शन दिया बोथ, फोर्थ दिया नन ऑफ दीज। क्या आंसर दोगे बेटा? नन ऑफ दीज। अगर मैंने आपको यह बोल दिया वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1 कार्बन एटम का वेट फर्स्ट ऑप्शन है 12 AMU, सेकंड ऑप्शन 12/Na ग्राम, थर्ड ऑप्शन बोथ और नन ऑफ दीज। क्या आंसर देंगे आप इसका? तो दोनों ही आंसर सही है बेटा। 12 AMU भी ओके है, 12 AMU छोटा एटॉमिक मास यूनिट में 12 AMU देंगे, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। जो भी बेटा पहले फर्स्ट भी सही है। कार्बन एटम का, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, तो AMU में लिखोगे तो 12 AMU लिखोगे, और ग्राम में लिखोगे तो 12/Na ग्राम लिखोगे, इसलिए बोथ देंगे बेटा। बिल्कुल विशांक, हिमांशु, यशा बोथ देंगे, दोनों ही सही हैं। 12 AMU भी सही है, 12/Na ग्राम भी सही है। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट ये पूछा जाए किसी भी एटम का वेट ऑफ 1 मोल एटम, कोई भी एटम है उसके 1 मोल का वेट पूछा जाए, 1 मोल एटम, तो डायरेक्ट आप उसका एटॉमिक वेट इन ग्राम लिख दो, एटॉमिक वेट इन ग्राम, एटॉमिक वेट इन ग्राम कर दोगे, फिर सीधा आप एटॉमिक वेट इन ग्राम कर दोगे। तो वेट ऑफ 1 मोल एटम, जैसे वेट ऑफ 1 मोल हीलियम एटम, तो जो हीलियम का एटॉमिक वेट है वो लिख दो। जैसे हीलियम का एटॉमिक वेट 4 होता है, लेकिन 4 में आप ग्राम लगा दो, एटॉमिक वेट के आगे ग्राम वर्ड जोड़ देना, तो सीधा मोल का हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं एग्जांपल, वेट ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, तो एटॉमिक वेट ग्राम में लिख देना बेटा। बिल्कुल फरहीन सही, 4 ग्राम। जैसे पूछा जाए वेट ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, 1 एटम नहीं कह रहा, 1 मोल कार्बन एटम कह रहा है, तो देन क्या लिखोगे? जो इसका एटॉमिक वेट है वो ग्राम में लिख देना,
कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, तो आंसर दे दोगे 12 ग्राम। मतलब ग्राम में लिखोगे तो 1 मोल का आ जाएगा, और अगर एएमयू में लिखोगे तो फिर मोल हट जाएगा, 1 एटम का वेट आ जाएगा। जो ये स्टैंडर्ड लिया है नॉलेज क्लाउड में, आजकल जो हमने स्टैंडर्ड लिया है वो स्टैंडर्ड है कार्बन 12 एटॉमिक वेट का स्टैंडर्ड। दूसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट डिसाइड किया है वो स्केल जो है बेस्ड है, स्केल ऑफ एटॉमिक वेट इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। कार्बन 12 को बेस बना करके हमने रिसेंट स्केल जो है वो कार्बन 12। अगर क्वेश्चन आ जाए एटॉमिक वेट जो है एक दूसरे के रिलेटिव वेट है, भाई कार्बन 12 का के वेट 1 एटम का वेट से दूसरी कोई चीज कितनी हैवी है कितनी बड़ी है, तो उसको हम जो है वो उसका एटॉमिक वेट बोल देते हैं। तो एटॉमिक वेट का आपसे सिंपली पूछा जाए तो आप बोलेंगे कार्बन 12। कार्बन 12 जो है वो आपका बेस रहेगा इसका। नेक्स्ट चीज यहां पर देखो, जब आप एटॉमिक वेट यहां कर रहे हो तो जब आपके पास दूसरा नोट अगर कोई आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, आइसोटोप्स हैं आपके पास, आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, तो आपका एटॉमिक वेट मे बी इन फ्रैक्शन, एटॉमिक वेट मे बी इन फ्रैक्शन। अगर कोई मतलब जरूरी नहीं है हो, लेकिन मे बी अगर कोई आइसोटोप्स की प्रेजेंट में होता है तो उसका एटॉमिक वेट जो आता है आपका वो फ्रैक्शन में आ सकता है। फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है देखो, in case of isotopes, in case of isotopes एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट होता है, एटॉमिक वेट एवरेज कैलकुलेशन होता है, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला, सपोज एटॉमिक वेट एवरेज है, इसको एक सिंपल फार्मूले से लिख लेते हैं, सपोज एम डैश एवरेज लिख देते हैं इसको। तो जब भी मुझे एम डैश एवरेज निकालना होगा, एवरेज एटॉमिक वेट निकालना होगा, तो जो भी आइसोटोप्स हैं उनकी परसेंटेज अबंडेंस इनटू उनका जो एटॉमिक वेट्स है, आइसोटॉपिक एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके और 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे। ये बात समझने वाली है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब जरा इस बात पे ध्यान दो, अगर कोई आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स का मतलब समझते हो, कोई एक एलिमेंट है लेकिन उसके प्रोटॉन तो सब में सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है तो उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो उस आइसोटोप्स का कोई फॉर्म नेचर में कितनी परसेंटेज में हो सकता है, कोई दूसरी परसेंटेज के अंदर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट एटॉमिक वेट नहीं हो सकते, उन एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन किया जाता है, और उस एटॉमिक वेट का जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक वेट। तो जब आप किसी का कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन आपका मे बी आ सकता है, देखो मे बी फ्रैक्शन आ सकता है। अगर आप फ्रैक्शन में कोई एटॉमिक मास देख रहे हो तो इसका मतलब क्लियर कट है कि वो आइसोटोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे एज एग्जांपल हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, 2 आइसोटोप्स मिलते हैं। और परसेंटेज जो अबंडेंस है इसका, नेचर में जो अवेलेबिलिटी है इसकी, परसेंटेज अबंडेंस मतलब नेचर में जो क्लोरीन का अवेलेबिलिटी है, क्लोरीन 35 है वो आपका 75% है, और क्लोरीन 37 जो हेवी वाला है वो सिर्फ 25% है। तो अब मुझे क्लोरीन का एटॉमिक वेट निकालना है, तो ना मैं ये लूंगा ना ये लूंगा बेटा, ना 35 ले सकता ना 37 ले सकता, क्योंकि एटॉमिक वेट दोनों का 35 37 है और दोनों की परसेंटेज अबंडेंस अलग आ रही है। तो मुझे ऊपर वाले फार्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो फर्स्ट वाला परसेंटेज अबंडेंस सपोज 75% और उसका एटॉमिक वेट है 35, फिर दूसरे वाला समेशन करना है आपको, देखो समेशन, दूसरे वाले की परसेंटेज है 25 और उसका आइसोटोपिक एटॉमिक वेट है 37, डिवाइडेड बाई 100 कर दो। तो ये कैलकुलेट करो आप, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 35.5 AMU आ जाएगा, 35.5। देख रहे हो आप फ्रैक्शन में आ रहा है। फरहीन कभी भी नोट किया होगा आपने, लिखा है आपने 35.5,
तो आपका क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या आ रहा है बेटा, 35.5 आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इस चीज का मतलब, इस चीज से क्या सीखे, एक तो आप ये कैलकुलेशन सीखे कि हमें अगर कोई आइसोटॉप्स में अवेलेबल है तो उसका हम कैलकुलेशन बनाते हैं एवरेज एटॉमिक मास वाला। और एवरेज एटॉमिक मास में दूसरी बात है कि आपका फ्रैक्शन में ये कैलकुलेशन है, कैसा भी आ सकता है, फ्रैक्शन लेस भी आ सकता है और फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो जब कभी भी फ्रैक्शन में आए तो यहां से नॉलेज क्लाउड हो गया। अगर इफ एटॉमिक वेट जो आ रहा है इन फ्रैक्शन, तो ये क्या शो कर रहा है, इट शो द प्रेजेंस ऑफ isotopes of that element। प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। अगर किसी का एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि वो एलिमेंट आपका आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और एक स्पेशल ये नोट यूज करना है, ओनली फॉर मेटल, ओनली फॉर मेटल। मेटल के लिए यूज करना है कि आप एटॉमिक वेट एक फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अप्रोक्स आएगा 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। आप उस मेटल की हीट, स्पेसिफिक हीट को कैलोरी में, कैलोरी पर डिग्री पर ग्राम वाले यूनिट में रखोगे आप, तो आपका डायरेक्ट एक अंदाजा लग जाएगा कि उसका एटॉमिक वेट कितना आ रहा है। इस रूल को जो बोलते हैं, ये कैलकुलेट करते हो, ये वाला रूल आपका होता है ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल। ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल, इसको आप बोलते हैं ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल। ये आपका ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल है। तो देखो, एटॉमिक वेट मैंने दो चीजों में और सिखाए हैं आपको। एटॉमिक वेट मैंने क्या बोला आपको, अगर कोई एलिमेंट आइसोटॉप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, देन हम उसका कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने पर फ्रैक्शन वाला भी आ सकता है, फ्रैक्शन लेस भी आ सकता है। लेकिन अगर हम रिवर्स बात करें, कि अगर कोई हमें एक कैलकुलेशन दिया गया और एटॉमिक वेट दिए गए और वो एटॉमिक वेट आपके फ्रैक्शन में आ रहे, वो एटॉमिक वेट आपके फ्रैक्शन में आ रहे हैं, जैसे क्लोरीन 35.5 आ रहा है, तो ये अपने आप में प्रूफ है कि जो क्लोरीन है वो आइसोटॉप की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये क्लियर ही है कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन 35 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 37 में भी करता है। दूसरा एक मैंने आपको बताया ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल। ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल क्या है, ओनली फॉर मेटल का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो आप, ओनली फॉर मेटल, सबके लिए नहीं। किसी मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है तो एक वैल्यू है 6.4, उसको स्पेसिफिक हीट, मेटल की स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर दो। लेकिन स्पेसिफिक हीट में भी आपने जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये पॉइंट है कि आपको कैलोरी में लेना है। जो स्पेसिफिक हीट लेना है वो आपको कैलोरीज में लेना है, उसको कैलोरी में नोट करना है आपने, तो आप डायरेक्ट उसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। अब पॉइंट आता है आपके पास मोलिकुलर वेट का। तो दो तरीके से कर सकते हो कैलकुलेशन। नंबर 1, सीधा आपको कोई फार्मूला दे दिया जाए, ऐड कर दो, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे यूरिया है, यूरिया का मोलिकुलर वेट निकालना है, आप जानते ही होंगे, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, NH2CO NH2। एक तरीका तो ये है कि सीधा इनको ऐड करते जाओ, जैसे नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 2, टोटल निकाल लोगे तो ये आपका M डैश आ जाएगा। एक तरीका तो ये है M डैश। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, एनसीईआरटी में हो नहीं हो, लेकिन करना है, ये करना है आपने। एनसीईआरटी में हो नहीं हो, करना है, ये आता है, फरहीन करना है याद। तो ये टोटल जो आपका हो जाएगा, टोटल आपका 60 आ जाएगा। तो एक तो होता है सिंपल, अगर हमें एटॉमिक वेट याद है तो हम डायरेक्ट उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करते हैं। एक आपके पास बेटा कंसेप्ट आएगा मोलिकुलर वेट का, एवरेज मोलिकुलर वेट। ये फिर कैलकुलेशन है, एवरेज मोलिकुलर वेट। तो इसमें वही फार्मूला, M डैश एवरेज परसेंटेज अबंडेंस इनटू जो भी मोलर मास है। परसेंटेज अबंडेंस की जगह आप
कुछ और भी ले सकते हो, जैसे वॉल्यूम का परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल का परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, डिवाइडेड बाई वही 100, टोटल सम ले लो तो m डैश एवरेज आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जाएगा, मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास कैलकुलेशन। मिनिमम मोलर मास मतलब ये ध्यान दे देना बेटा, मिनिमम निकालना है, m डैश निकालना है, लेकिन वो कहेगा मिनिमम। तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करना है आपने कि मिनिमम निकालने के लिए आपको यहां पर कोई भी एक एटम का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। मैं एक पहले फार्मूला लिखवा देता हूं, पहले इस फार्मूले को आपने याद कर लेना। तो इस फार्मूले को आपने याद करना है आपके पास। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी आपको परसेंटेज दे रखी होगी किसी की, और यहां पर लिखो जो भी आपको दे रखा है एटम, उसका एटॉमिक वेट इनटू नंबर, एटॉमिक वेट इनटू नंबर, और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दे रखा है इनटू 100 कर देना। एटॉमिक वेट किसका देना है? एटॉमिक वेट जो एक एटम दे रखा होगा, जो एलिमेंट दे रखा होगा, उसका एटॉमिक वेट और उसके नंबर, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। ये कह रहा हूं अगर नहीं हो नंबर ऑफ एलिमेंट तो 1 लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लो फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, इफ नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है टेक्स 1, तो एटलीस्ट एक तो होगा ना, एक एटम को लेकर के सोल्व करना है। तो मिनिमम मोलर मास अच्छे से याद कर लो, देखो मिनिमम मोलर मास मतलब एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट दे रखा होगा उसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसका परसेंटेज दे रखा होगा एलिमेंट का इनटू 100। नंबर आप अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो उस नंबर को 1 लेंगे, नंबर को 1 लेंगे। ये देखो बिल्कुल एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सपोज किसी की बॉडी का वेट निकालना हो, सारी बॉडी का वेट नहीं दिया गया है, सपोज उसका बता दिया गया कि उसका हैंड जो है वो हैंड 1% है, हैंड उसका 1% है, और वो जो 1% है उसके बॉडी का जो उसका वेट है वो 2 kg है। 1% हैंड है और उसका वेट जो है 1% का 2 kg है। तो बताओ उसकी पूरी बॉडी का वेट क्या होगा? तो पूरी बॉडी तो 100% होगी। तो 1% इज इक्वल टू 2, 100% इज इक्वल टू 200 kg है। तो सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन कईयों के लिए कैलकुलेशन बड़ी मुसीबत हो जाती है। वो मुसीबत आप यहां से हटा दो, इस फार्मूले से रिमूव कर दो अपनी वो मुसीबत, उस प्रॉब्लम को हटा दो। आपको जब भी मिनिमम मोलर मास निकालना हो तो आपको कोई ना कोई एलिमेंट जरूर दे रखा होगा उस क्वेश्चन में, और कोई फार्मूला नहीं दे रखा होगा। उसका एटॉमिक वेट लिखो और जितने एटम में तो लिखो, नहीं है तो 1 ले लो एटम, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिख दो। कैसे? जैसे सपोज एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आएगा आपका, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain %, by weight of carbon 12. Calculate minimum molar mass of that organic compound. आपके सामने प्रॉब्लम है, देखो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला नहीं दिया गया आपको, कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है वो? कहता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें लेकिन उसने ये बता दिया कि उसमें एटलीस्ट कार्बन तो है, एक एलिमेंट की इंफॉर्मेशन दे दी कार्बन 12 की, और उसका परसेंटेज बता दिया 40% है। आपको उसके मिनिमम मोलर मास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखो सिंपल, मैंने क्या बताया कि कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को कैलकुलेशन समझ आता है उसका तो 1 सेकंड का काम है, जिसका नहीं है वो ये फार्मूला याद कर लो। एम डैश मिनिमम मैंने क्या बताया? देखो एम डैश मिनिमम मैंने बोला कोई ना कोई एटम जरूर दे रखा होगा, उसका एटॉमिक वेट ले लेना
इनटू नंबर लिखना। अगर नंबर नहीं दिया हुआ है तो 1 लिख देना नंबर की जगह, उस एटॉमिक वेट इनटू नंबर, डिवाइडेड बाय मैंने क्या लिख दिया था कि उसकी परसेंटेज लिख देना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिख देना और इनटू 100 कर देना। अब एटॉमिक वेट देखो, एटॉमिक वेट गिवन है, कार्बन 12 दे रखा है तो कार्बन का एटॉमिक वेट हमें पता है कार्बन का, तो लिख देंगे 12। नंबर, अगर कार्बन के नंबर नहीं बता रखे हैं तो एटलीस्ट 1 नंबर लोगे आप, डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 40 दे रखा है इनटू 100, कर लो सोल्व, हो जाएगा। ये आपका मिनिमम मोलर मास आ गया 30, मिनिमम मोलर मास आपका 30 आ गया, बिल्कुल सही है। विशांक, विद्या, योगेश बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, इफ इन अबोव प्रॉब्लम, if in above problem each molecule of organic compound contain 2 carbon atom, then calculate मिनिमम मोलर मास, देन कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने एक चेंज कर लिया बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है उसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम हो तो मिनिमम मोलर मास क्या होगा। तो देखो फार्मूला तो ऊपर वाला ही है, एटॉमिक वेट लिखोगे। अब की बार नंबर दिया हुआ है उसने, पर जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर हैं वो इनटू कर देने आपने, 100 परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल सही जो आपका आंसर आ रहा है। लेकिन ध्यान से, जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो इस चीज को ध्यान रखना है, एटॉमिक वेट गिवन है, कार्बन है तो 12 ही होगा, नंबर दे दिया इस बार 2, तो नंबर पे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। परसेंटेज आपको वही है, ऊपर वाला ही है 40 इंटू 100, तो कैलकुलेट करोगे तो ये 60 आ जाएगा। तो मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, करना है आपने। मिनिमम मोलर मास कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर स्पेशली फॉर गैसेज ट्वाइस ऑफ उसकी जो वेपर गैस बनेगी, जो उसको वेपर बोलेंगे, उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है। डायरेक्ट याद कर लेना है, जैसे वहां ड्यूलोंग पेटिट रूल किया है, यहां पर आपने विक्टर मेयर मेथड कर लेना है। इस मेथड को बोलते हैं विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर मेथड। बेटा समझना है बात को, आपने एटॉमिक वेट पढ़ा था तो वहां मेटल के लिए ड्यूलोंग पेटिट रूल बताया था। एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने हैं तो मैंने किसके लिए बताया था, आप लोगों को बताया था ना अभी, एटॉमिक वेट अगर करना है तो मेटल के लिए ड्यूलोंग पेटिट रूल। और अगर गैस या वोलेटाइल कंपाउंड है तो उनका मोलर मास जो होगा वो वेपर डेंसिटी जो आती है उसका डबल आता है। मोलर मास मतलब m डैश इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी आएगा। हमेशा वेपर डेंसिटी का अलग होता है, और डेंसिटी अलग चीज होती है, वेपर डेंसिटी अलग चीज होती है। तो डेंसिटी अलग और वेपर डेंसिटी अलग। तो डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में एक आप रिलेशन कर सकते हो, यू नो आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पता होगा सभी को, कोई मुश्किल काम नहीं है, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। 11th 12th 9th 10th सब पढ़ के आए हो, इतनी साइंस पढ़ते हो। और नंबर ऑफ मोल जो होता है वेट अपॉन मोलर मास इंटू आरटी होता है। तो अगर मैं पी को, अगर मैं यहां पर पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू को इधर ले जाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी अपॉन एम। और जो डब्ल्यू अपॉन वी है आपके पास, देखो जो डब्ल्यू अपॉन वी है वही तो डेंसिटी होता है, एक होता है डेंसिटी, और ये है मोलर मास। तो P इज इक्वल टू डी आर टी, और M इज इक्वल टू ये वाली चीज रख सकते हो आप, M इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी अलग चीज होती है, वेपर डेंसिटी अलग चीज होती है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं डेंसिटी और वेपर डेंसिटी को रिलेट कर देते हैं। नो, डेंसिटी तो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेपर डेंसिटी एक थ्योरेटिकल चीज है जो मोलर मास से आप निकाल सकते हो। तो मोलर मास बट एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस एंड वोलेटाइल कंपाउंड। जैसे एग्जांपल,
अगर मैं ये कहूं कि वेपर डेंसिटी ऑफ volatile compound having formula COX is 70. Calculate the value of X. आपको X का वैल्यू निकाल। सिंपली जो चीजें पढ़ोगे प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड आएंगी, लेकिन अब कैलकुलेशंस बहुत होंगी। इट शुड बी कीप इन माइंड। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द कैलकुलेशंस। यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। मोल करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, इक्विलिब्रियम करेंगे, सब स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, सब मोल वाली कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा। देखो कहता है वेपर डेंसिटी है कोई वोलेटाइल कंपाउंड की, और वो वोलेटाइल कंपाउंड जो है, गुड निखिल, बहुत बढ़िया, जो वोलेटाइल कंपाउंड है उसका फार्मूला दे दिया COX। तो मैं ये लिख सकता हूं ना, मोलर मास ऑफ इस कंपाउंड का COX इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर मास ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड है, तो बिल्कुल दिशांक, शिवानी, सदफ, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है। अब COX है तो CO का वेट तो हम जानते हैं, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये तो 28 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 28 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी है 70, तो मैं इसको यहां से कैंसिल कर सकता हूं, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5। इसका मतलब वोलेटाइल कंपाउंड जो है वो आपका CO5 है। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी है मेरे सामने। तो आपका आंसर जो आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में जैसे मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे विक्टर मेयर मेथड बताया यहां मैंने आपको, वेपर डेंसिटी, तो इन चीजों का यूज होगा आपका कैलकुलेशन करते टाइम, कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे पास यूज आएंगी। तो हमने देखो दो चीजें कर ली हैं, एक तो एटॉमिक वेट्स कर लिए और दूसरा हमने मोलिकुलर वेट कर लिए। मोलिकुलर वेट के डिफरेंट टाइप्स किया आपने। मोलिकुलर वेट सिंपल, मोलिक्यूल दे रखा है, कैलकुलेशन करके निकाला। मोलिकुलर वेट सेकंड, दूसरा देखो आपने कैसे किया, एवरेज मोलर मास। अगर बहुत सारे मोलिक्यूल हैं तो फिर आप एवरेज लेते हो, उसमें वॉल्यूम परसेंटेज हमने की। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, मिनिमम मोलर मास। थर्ड इज द मिनिमम मोलर मास किया आपने। फोर्थ मैंने आपको वोलेटाइल कंपाउंड के लिए स्पेशली बताया, फॉर स्पेशली वोलेटाइल कंपाउंड और गैसेज मोलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। आपके सामने देखो कुछ क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखो पहला प्रॉब्लम आपका आ रहा है आपके सामने, एटॉमिक मासेज। क्वेश्चन को समझना है बेटा। एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स आर यूजुअली फ्रैक्शन। अगर एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको इससे किस चीज का पता लग रहा है? एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स आर यूजुअली फ्रैक्शनल बिकॉज पहला दे आर मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, दूसरा दे कंटेन इंप्योरिटी। इंप्योरिटी बेटा कहीं नहीं बोला मैंने, दे आर मिक्सचर ऑफ आइसोबार, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया मैंने। एटॉमिक मासेस कैन नॉट बी वेज्ड एक्यूरेटली, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप लोगों का सबका आंसर मेरे सामने आ गया है। इसका मतलब अगर फ्रैक्शन में आ रहा है एटॉमिक मासेस तो ये चीज इसको शो कर रहा है कि ये आपके आइसोटॉप्स हैं, ये आपके आइसोटॉप्स की प्रेजेंस के अंदर अवेलेबल हैं बेटा। आइसोटॉप्स की प्रेजेंस में अवेलेबल है। अब यहां पर जो साथ साथ में कोई चीज आती जाएगी तो हम एक काम करते हैं, अगर यहीं पर देखो कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं, अपने नॉलेज क्लाउड की बात करते हैं। जो आइसोटॉप्स होता है, एक आइसोटॉप्स वर्ड आ रहा है और एक देखो मैंने यहां पर आइसोबार्स वर्ड लिखा है। आइसोटॉप्स, आइसोबार। आइसो का मतलब सेम, टॉप का मतलब प्लेस, प्लेस का मतलब है पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस, सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम प्लेस, और पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस है। पीरियोडिक टेबल आपकी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड बनी हुई है, तो सेम प्लेस का नंबर है सेम एटॉमिक नंबर। जिन स्पीसीज के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन, जिनके प्रोटॉन सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास,
डिफरेंट एटॉमिक मास, जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, मास जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ये स्पीसीज जो है आइसोटोप्स है। प्रोटॉन का नंबर सेम है इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होती है। और एटॉमिक मास डिफरेंट है तो एटॉमिक मास डिफरेंस होने से उनकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलिबिलिटी हो गई, ये जो होंगे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। तो घुमा के क्वेश्चन दे सकता है वो आपको कि भाई किन प्रॉपर्टी में जो आइसोटोप्स हैं वो डिफर होंगे, तो उसके अंदर आप बोलोगे कि ये आपके डिफर जो प्रॉपर्टी में होंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी में होंगे, नॉट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगी, जैसे कार्बन 12 की होगी वैसे कार्बन 14 की। यहीं पर एक वर्ड देख रहे हो आइसोबार, यहां पर एक वर्ड रखा है हमने आइसोबार। बार का मतलब होता है एटॉमिक मास, आइसो मतलब सेम, बार मतलब वेट को बोलते हैं, तो एटॉमिक मास। तो यहां पर आपका एटॉमिक मास आ जाएगा, तो आइसोबार, आइसोबार का मतलब यहां पर सेम एटॉमिक मास। बट ये ध्यान रखना है यहां पर आपका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास सेम है, तो ये एटॉमिक मास आपके सेम हो गए, तो इस बार एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफर हो जाएंगी। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उल्टा हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो इसमें आपके एटॉमिक नंबर आ जाएंगे, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आ जाएगा। तो एक होता है एटॉमिक मास आइसोटोप्स, एक होता है आइसोबार। ऐसे ही आप देखोगे एक होगा आपका आइसोटोन, आइसोटोन, टोन मतलब न्यूट्रॉन से, तो इसमें सेम न्यूट्रॉन होंगे, आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन। और एक होगा आइसो डायाफर, ये पूछा जाता है आइसो डायाफर्स, एग्जाम में पूछा जाता है आइसो डायाफर, आइसो डायाफर पूछा जाएगा आपसे, आइसो डायाफर। तो आइसो डायाफर क्या चीज होगी, जिसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन, मतलब एक्सेस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस का एक्सेस है वो सेम होगा, उसको बोलते हैं आइसो डायाफर्स। आइसो डायाफर में एक्सेस होना चाहिए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज्यादा है। मान लो एक स्पीसीज में एक न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, दूसरी स्पीसीज में भी एक न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो उसको हम आइसो डायाफर्स बोलते हैं। जैसे ये देखो आपका कार्बन का 6 है और ये आ गया आपका सपोज 13। अब यहां पर ये जो नंबर है ये प्रोटॉन का है और ऊपर वाला नंबर देख रहे हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का है, तो इसका मतलब यहां पर प्रोटॉन आगे 6 और न्यूट्रॉन आगे 6 हटा दो 7, तो एक्सेस कितना हुआ न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का, एक्सेस n-p हो गया 1, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है यहां पर। सिमिलरली मैं यहां कह दूं नाइट्रोजन 15, एक्सेस होना चाहिए नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यहां आगे प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन हो गए 8, एक्सेस देखो कितना आ गया यहां भी, एक्सेस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितने ज्यादा है, ये 7 है ये 8 है ये 1 ज्यादा है, तो यहां भी एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस n-p, यहां भी n-p, लेकिन एक्सेस 0 नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों का सेम आ रहा है 1-1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों स्पीसीज आपस में जो क्या हो गई आइसोडायफर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोटोप वॉइसोटोप किसी ने नहीं पूछना, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, आएगा तो आइसो डायफर्स आएगा। आइसो डायफर में एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम होना चाहिए, नॉट न्यूट्रॉन प्रोटॉन 0। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस 0 आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14, तो यहां भी देखो 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो n-p की वैल्यू 0 आ रही है, इधर भी 0 आ रही है, तो ये भी चीज सेम है, लेकिन ये आइसोडायफर नहीं है, नॉट आइसोडायफर्स। ध्यान रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट। एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस जनरली बुक में नहीं लिखा होता, बुक में सीधा लिखा होता है n-p, n-p तो यहां भी सेम है, यहां भी 0 आ रहा है, n-p सेम नहीं करना बेटा, n-p का जो डिफरेंस है वो जो वैल्यू है जो 0 नहीं है, 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है, वो अगर सेम आता है देन हम इसको आइसो डायफर्स बोलते हैं। तो आइसो, तो ऐसे कुछ वर्ड आएंगे आइसोटॉन्स, आइसो डायफर, आइसोटॉप्स, आइसोबार, तो आपने समझना है उस चीज को। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अभी, ये अभी मैंने कैलकुलेट करवाया ही आपको, फॉर एवरीवन
chlorine 37 isotope, there are 335 isotope in a sample of chloride. What will be the average atomic mass of chloride? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है बेटा, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने आ रही है उसका मीनिंग समझना है। फॉर एवरी 1 क्लोरीन 37, इसका मतलब वो कहता है क्लोरीन 37 अगर 1 है तो जो क्लोरीन 35 है वो 3 हो जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक बेस बताओ, तो एवरेज अभी निकाला ही हमने, बस फार्मूला ये हो जाएगा एम एवरेज, पहले वाले का नंबर ऑफ मोल्स N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कर देंगे इस बार। N1M1 प्लस N2M2, परसेंटेज नहीं दे रखा है, नंबर दे रखा है तो नंबर यूज करोगे बेटा। तो आ जाएगा 1 इंटू 37 और 3 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, तो वैल्यू तो वही आनी है जो पहले आई थी 35.5 कैलकुलेट किया था। उस टाइम आपको परसेंटेज बताया था, वहां आपको परसेंटेज में कैलकुलेशन बताया था, यहां आपको परसेंटेज में नहीं बता रहा है। तो एक चीज तो यह क्लियर है कि यहां पर जो आप वैल्यू रखते हो बेटा, परसेंटेज अबंडेंस रखते हो या वॉल्यूम रखते हो या मोल्स रखते हो, वेट नहीं रखते हो। वेट रख दिया तो फार्मूला अलग आ जाएगा, फिर वेट की फॉर्म में कैलकुलेट करोगे तो ये फार्मूला बिल्कुल अलग हो जाएगा। वेट नहीं है यहां पर नंबर ऑफ एन जो है एन हेयर एन नंबर ऑफ मोल, तो मोल रख सकते हो, वॉल्यूम का परसेंटेज रख सकते हो, टोटल परसेंटेज रख सकते हो। बिल्कुल बेटा सी आंसर है आपका, सही आंसर है, यही आंसर आएगा आपका। इसके बाद मैंने अभी आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन बताया, कैलकुलेशन में ये यूज आती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर यहां पर हम कंडीशन ले लें, कंडीशन आप ले लो एनटीपी, बहुत बार पढ़ा होगा आपने एनटीपी, किसी गैसेस के लिए कंडीशन ले ली जाए बेटा एनटीपी। एनटीपी के अंदर नॉर्मल वर्ड प्रेशर के लिए यूज हुआ है, टेम्परेचर के लिए नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मल वर्ड प्रेशर के लिए यूज हुआ है, और टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, यहां पर 273 केल्विन लेना है, 273 केल्विन, और प्रेशर नॉर्मल लेना है। नॉर्मल का मतलब होता है 1 एटीएम प्रेशर। तो जहां कहीं भी आपको एनटीपी कंडीशन दिया जाए बेटा, कंडीशन एनटीपी दे दिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है, प्रेशर 1 एटीएम लेना है। अगर यहां पर सारी वैल्यू पुट कर दी जाए तो जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, वैल्यू पुट करोगे, ये वॉल्यूम निकालोगे, एन की वैल्यू 1, प्रेशर वॉल्यूम ये दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एनटीपी दिया जाए तो ये फिक्स आता है, किसी गैस के लिए, लेकिन सिर्फ ये होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और अगर यही कंडीशन आपको एसटीपी के लिए दे दी जाए, फिर वापस अगेन याद रखना है कि एस प्रेशर के लिए यूज हो रहा है बेटा, यहां पर एस जो यूज हो रहा है वो प्रेशर के लिए हो रहा है, तो अगेन टेम्परेचर वापस 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है गैसेस के लिए, मतलब 273 केल्विन लेना है। यहां पर मिस्टेक करते हैं कई बच्चे, वो यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लेते हैं 25, यहां 25 टेम्परेचर नहीं लेना, टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है बेटा, और प्रेशर स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड पी मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर, और ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार। अगर इस कंडीशन पर हम वैसे देखें तो जनरली तो हम सेम ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। यहां पर अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो ये चीज अगर मैं यहां बोलूं तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एसटीपी, नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए 22.4 लीटर ले सकते हो एनटीपी एसटीपी पर, लेकिन दोनों आंसर अवेलेबल हो तो एसटीपी पर 22.7 लीटर लेना, 22.7 लीटर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कंडीशन आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक तो मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि इफ वी कंसिडर द एनटीपी और एसटीपी, हियर लेटर फर्स्ट एन और एस रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ प्रेशर, नॉट ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज इन बोथ ऑफ केसेस, in condition of NTP, either in NTP or in STP, in both of cases temperature is 0 degree Celsius. For gases temperature, your considering temperature is 0 degree Celsius. Only difference in the
pressure, condition of pressure. If we are taking NTP, it means the pressure is 1 atm. If we are taking STP, it means pressure is 1 bar. But most of cases NTP approximate equal to STP ले लेते हो. And for NTP कोई भी गैस का, आइडियल गैस का 1 मोल है, तो 1 मोल वॉल्यूम अगर आएगा तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट NTP याद होना चाहिए, होता भी है 22.4 लीटर आएगा, 22.4 लीटर. और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट STP आ जाए तो थोड़ा सा फर्क है, 22.7 लीटर. लेकिन स्पेसिफिक आंसर तभी देना है बेटा जब वो स्पेसिफिक पूछे. मान लो 22.7 ऑप्शन ही नहीं है, तो चाहे STP लिखा हो चाहे NTP लिखा हो, आप सेम लिख सकते हो, आप उसका आंसर सेम दे सकते हो. मेरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा आगे था, इसका इंफॉर्मेशन दे के चलना था मुझे आपको. एक होता है लो स्मिथ नंबर, एक होता है लो स्मिथ नंबर. तो ये लो स्मिथ नंबर क्या है? लो स्मिथ नंबर का मतलब हमें देखना है कि लो स्मिथ नंबर क्या चीज है. देखो एक एवोगैड्रो नंबर होता है, वो डिफरेंट चीज है. जैसे वॉल्यूम आपने देखा अभी NTP पर या STP पर किसी गैसेस मॉलिक्यूल का, दिस इज द आल्सो ए डिफरेंट थिंग. बट व्हाट इज द लो स्मिथ नंबर? लो स्मिथ नंबर का मतलब होता है, ये यहां देखो डेफिनेशन में देख रहे हो आप, 1 मिलीलीटर किसी गैस का वॉल्यूम ले लो, उसमें उस गैस के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो ये होता है लो स्मिथ नंबर का मतलब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन 1 मिलीलीटर वॉल्यूम. अगर आपके पास 1 मिलीलीटर वॉल्यूम है, उसके अंदर कितने गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, तो आप ये कह सकते हो. तो जैसे निकाल सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हो. अभी हमने क्या किया, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर. अगर 22.4 लीटर आइडियल गैस है तो इसका मतलब तो यही हो गया 1 मोल गैस है. 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर. अगर आप यहां 22.4 को मिलीलीटर में करोगे तो 22400 मिलीलीटर आएगा. आइडियल गैस इज इक्वल टू 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर में लिखें तो 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल आएगा गैस का. 22.4 की बजाय मैं कह रहा हूं 1 मिलीलीटर ले लो आप, तो कैलकुलेशन कराओगे तो 6.02 10⁻23 अपॉन 22400 मॉलिक्यूल आएंगे. जितने ये मॉलिक्यूल आएंगे वही हमारा एक फिक्स नंबर हो जाएगा, उसको हम लो स्मिथ नंबर बोलते हैं. LN बोलते हैं, लो स्मिथ नंबर बोलते हैं. तो लो स्मिथ नंबर ये फिक्स वैल्यू है 2.68 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल पर लीटर. 2.68 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल पर लीटर अगर हम लेते हैं तो ये हमारा लो स्मिथ नंबर हो जाता है. अब यहां पर देखो, अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है कि हम मोल कंसेप्ट में मोल की कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं. मोल का कैलकुलेशन, इससे पिछले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जैसे आप देखो कई जगह आप वॉल्यूम निकालते हो, डेंसिटी कहते हो. डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, ये स्पेशली इन केस ऑफ लिक्विड, अगर आप लिक्विड यूज करते हो, लिक्विड जैसे एज वाटर, वाटर पर मोल कैलकुलेशन काफी आती है. इन केस ऑफ लिक्विड, एज वाटर का केस ले रहे हो आप बेटा, तो वाटर का केस है तो कोई भी अगर आप लिक्विड यूज करते हो तो डेंसिटी का यूज कर सकते हो आप. डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी, सपोज डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में है तो वेट आपका ग्राम में आ जाएगा, वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में आ जाएगा. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर आपको हमेशा गिवन होगा. फॉर वाटर, जो वाटर लिक्विड होता है, फॉर H2O जो लिक्विड होता है, तो H2O लिक्विड में अगर लिखोगे तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड होती है बेटा, याद होना चाहिए हमेशा 1 ग्राम पर मिलीलीटर. वाटर के केस में डेंसिटी जो होता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, वाटर के केस में डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर है. तो D इज इक्वल टू W अपॉन V, और ये इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर W अपॉन V, तो 1 इज इक्वल टू W अपॉन V. तो जब भी आपका वाटर आए तो वेट की जगह आप वॉल्यूम पुट कर सकते हो. वेट ग्राम में होना चाहिए बिकॉज ये ग्राम पर मिलीलीटर में, वॉल्यूम मिलीलीटर में रख सकते हो. वेट ग्राम में, वो अगर आपको देना है तो जो वेट है उसी को आप
वॉल्यूम लिख सकते हो। मान लो मैं कह दूं 1 ग्राम वेट वाटर के केस में, फॉर वाटर, तो क्या लिख सकते हो बेटा, अगर मैंने लिख दिया 1 ग्राम वेट, तो 1 ग्राम वेट वाटर का है तो इसको 1 मिलीलीटर वाटर भी लिख सकते हो, 1 मिलीलीटर भी लिख सकते हो, 1 मिलीलीटर रख सकते हो। तो जितना वेट होता है उतना वॉल्यूम लिख सकते हो, या जितना वॉल्यूम होता है उतना वेट लिख सकते हो अगर डेंसिटी 1 हो। जैसा किसमें होता है बेटा, जैसा एग्जांपल आप देख रहे हो, इस तरह का एग्जांपल वाटर के अंदर होता है। अगर वाटर नहीं होता, सपोज वाटर नहीं होता, तो फिर कोई और लिक्विड होता, कोई लिक्विड होता तो डेंसिटी गिवन होती, फिर हम निकाल लेते बेटा वेट कितना होगा। लेकिन वाटर के केस में जहां भी W है वहां V लिखा जा सकता है, जहां V है वहां पर W लिखा जा सकता है। तो ऐसे केसेस में देखो, अब आपको मोल की कैलकुलेशन है, तो आज मैं कुछ फार्मूले लिखवा रहा हूं आपको, तो ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आप मोल निकालते हो किसी के, मोल बिल्कुल डजन की तरह है, जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है, ऐसे ये 1 मोल का मतलब एक मैथमेटिकल वर्ड है। जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 है, किसी भी चीज के 12 नंबर है, ऐसे ही 1 मोल भी एक्चुअल में तो एक नंबर है, और ये नंबर है एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को 1 मोल बोलते हैं। लेकिन आप नंबर से, वेट से, कुछ फार्मूले लिख रहा हूं, बेसिकली आप फार्मूलों पे आ जाओ। किसी भी स्पीसीज के मोल निकालने हैं तो मोल आप सबसे पहले तो नंबर से निकाल सकते हो, किसी का भी जितना नंबर है और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर लगा, उस स्पीसीज के नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल निकल आएंगे। और वेट से निकालना चाहते हो, वेट, अगर हमें उसका वेट गिवन है, अगर वेट गिवन है तो डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट कर सकते हो, फार्मूला वेट। लेकिन ये फार्मूला वेट जो यूज करना है फॉर कोई भी एटम या मोलिक्यूल के लिए यूज करना, फॉर एटम और मोलिक्यूल। किसी एटम या मोलिक्यूल के मोल निकालना चाहते हैं तो वेट से, वेट अपॉन डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट। फार्मूला वेट मतलब एटम है तो एटॉमिक वेट, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास अब स्पेसिफिक चीजें हैं, आपको ये फार्मूले सारे एक साथ समराइज करने हैं बेटा। अगर आपके पास गैस है कोई तो वॉल्यूम ले सकते हो, वॉल्यूम एनटीपी पर होगा, लीटर में है तो 22.4 से आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ये फार्मूला जो यूज कर रहे हो ये आप करोगे सिर्फ गैस के लिए, फॉर गैसेस, ओनली गैसेस, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है ये। देखो वाटर के लिए यूज नहीं करना बेटा आपने, वाटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। वाटर पर बच्चे ये फार्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4, वाटर इज नॉट ए गैस। और ये जो फार्मूले देख रहे हो आप, जो इधर लिखे हैं आपने, ये सबके लिए लगा सकते हो आप। ये वाले फार्मूले जो देख रहे हो आप सबके लिए लगा सकते हो, फॉर ऑल। और अगर आप सोल्यूट के लिए निकालते हो तो ये फार्मूला यूज करोगे। m, यहां पर m का मतलब मोलेरिटी है, v का मतलब वॉल्यूम है, लीटर में लेना है, m मोलेरिटी। ये जो फार्मूला यूज कर रहे हो आप, ये स्पेशली आपको सोल्यूट के लिए निकालना है। किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई सोल्यूट है उसके मोल निकालने हैं तो उसके लिए फार्मूला याद करना है। देखो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर इन फार्मूलों पर आपने बहुत अच्छे से काम कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा काम आपका। तो आपको पहली बात यह है कि किसी भी स्पीसीज की मोल कैलकुलेशन करनी है तो दो तो वर्सेटाइल फार्मूले हैं। आप जिसके भी मोल निकालना चाहते हो उसके नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। एक तो नंबर से निकाल सकते हो बेटा, नंबर के साथ साथ दूसरा आप उसके वेट से निकाल सकते हो। अगर एटम या मोलिक्यूल है, यहां पर ध्यान देना है आपने, अगर आपके पास एटम या मोलिक्यूल है तो एटम या मोलिक्यूल है तो जो भी आपके पास वेट है उसको फार्मूला वेट और ऑफ एटम या मोलिक्यूल से डिवाइड कर दो आप। अगर आपके पास गैसेज हैं तो आप वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दो, तब भी मोल निकल आएंगे। अगर आपके पास सोल्यूट है तो m मतलब मोलेरिटी, सॉल्यूशन की मोलेरिटी को वॉल्यूम, लेकिन लीटर में होना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर दो। स्पेशली ध्यान देना है नॉट, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस टाइप के पार्टिकल आते हैं, बॉन्ड वगैरह इस टाइप के पार्टिकल आते हैं, तो मोल का स्पेशल फार्मूला ये यूज करोगे। मोल इज इक्वल टू वेट, वेट तो होगा ही, फिर ये एवोगैड्रो नंबर लगाओगे और इनटू ये वेट गिवन होगा जो भी आपका है, इनटू वेट ऑफ वन जो भी इनमें हो। इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन। मोल अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के स्पेशली निकालने हैं वेट से तो इस फार्मूले को ध्यान रखना, वेट
आपके पास वेट होगा गिवन अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन यूज करना है। वन हर एक केस के अंदर अलग अलग चीज ध्यान रखनी है। और स्पेशली एक नॉलेज क्लाउड, अगर आपको मोल ऑफ वाटर निकालना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, मोल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल के मोल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, आप वेट से निकाल सकते हो, वेट अपॉन फार्मूला वेट लिखते हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया था वाटर का डेंसिटी जो होता है 1 होता है, तो आप वेट की जगह वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। NH2O वेट की जगह जो वॉल्यूम दे रखा है V मिलीलीटर में रखना है और डिवाइडेड बाय मोलर मास यूज कर सकते हो। ये फार्मूला वाटर के लिए यूज करना है। वाटर के मोल निकालने हैं तो वॉल्यूम ले सकते हो डायरेक्ट आप, मोलर मास मतलब वेट की जगह वॉल्यूम लिख सकते हो वाटर के केस में, लेकिन सभी जगह नहीं। वाटर के केस में ये फार्मूला बेटा नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? ये वाला फार्मूला आप देख रहे हो जो मैंने लिखा है, वॉल्यूम अपॉन 22.4। क्यों नहीं लगाना? क्या रीजन है? क्योंकि ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यहां देखो ऊपर, गैसेस के लिए है, गैसेस के लिए लगाना है ये। और वाटर गैसेस नहीं है तो वाटर के लिए इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन वेट गिवन है तो वेट लगा देना, और वेट नहीं है, मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम के लिए भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए मोल का फार्मूला इधर से जाएगा। वेट जो आपको होगा गिवन, एवोगैड्रो नंबर और वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट थोड़ी होगा। सोचने वाली बात है, हम लगाते रहते हैं, कभी सोचते नहीं है। प्रॉब्लम यहां रहती है, दिमाग को हम पूरा यूज नहीं करते, हर जगह हम पेल देते हैं वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। अरे भाई इलेक्ट्रॉन है तो उसका मोलिकुलर वेट कहां से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन है तो उसके 1 मोल का वेट डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हमें एक एटम के वेट और इंटू एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। जैसे ऐसे प्रॉब्लम आ गया, फार्मूलों पर जिसने कमांड कर लिया उनके क्वेश्चन सारे इजीली निकल जाएंगे। कैलकुलेट ऑफ नंबर ऑफ मोल इन 1 kg इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, 1 kg इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा क्या आंसर होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, किसके? इसी के निकालने, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg इलेक्ट्रॉन। 1 kg इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के मोल निकालने हैं, तो क्या फार्मूला यूज करूंगा बेटा मैं? मोल किसके निकालने जा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन के, तो फार्मूला यूज करूंगा, वेट दे रखा है, गिवन वेट, गिवन वेट दे रखा है बेटा आपको, गिवन वेट, और केजी में दे रखा है, कोई बात नहीं। नीचे मेरा फार्मूला आएगा एवोगैड्रो नंबर इनटू वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के वेट से एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसके मोल आ जाएंगे बेटा। तो वेट इन 1 kg दे रखा है, 1 kg लिख लो, 1 kg, ये आपका 1 kg है, तो वेट 1 kg, 1 किलोग्राम लिख दिया। एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू अप्रोक्सीमेट 10⁻23 लिख दिया। वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वेट याद होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, 9.1 10⁻31 kg हो गया। तो केजी से केजी कैंसिल हो गया और कैलकुलेशन आ जाएगा मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो नीचे मैंने यहां वेट अपॉन फार्मूला, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट नहीं लिखा, क्योंकि पागल थोड़ी हूं कि इलेक्ट्रॉन का क्या एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट होता है क्या? तो क्यों लगा देते हैं हम, लगाते हैं हम, कह देते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर। अरे भाई इलेक्ट्रॉन का कौन सा मोलिकुलर वेट? इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का वेट निकालना पड़ेगा, मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को। इसी टाइप से जो फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है वो वाटर वाला है, ऐसे आएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल इन इट्स 1 मिलीलीटर वॉल्यूम। अब देखो सबसे पहली बात तो दे दिया वाटर, सॉल्यूशन कैसे करूंगा? वाटर
पूछना चाहता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल, वाटर के मोलिक्यूल निकालना, मतलब n पूछना चाहता है आपसे, n वो आपसे पूछना चाहता है और दे दिया वॉल्यूम। तो इसका मतलब मैं पहले फार्मूला मोलिक्यूल से देखता हूं क्या बनेगा। तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, मोलिक्यूल से कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और दूसरा फार्मूला हमें आता है मोल निकालना वेट से, तो वेट अपॉन फार्मूला वेट। अब वेट तो है नहीं बेटा, वेट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अरे भाई इतनी देर से यही तो बता रहा हूं, वाटर है, डेंसिटी 1 होती है, तो वेट की जगह क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो मिलीलीटर में, वेट की जगह वॉल्यूम। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, n अपॉन एन ए, n अपॉन एन ए। यही अप्रोच तो आपने बनाना है, इसी अप्रोच पे तो आपने काम करना है। n अपॉन एन ए, इधर से वेट, वेट की जगह वॉल्यूम लिख दूंगा अगर वाटर है तो m डैश। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ आपने, अगेन आई एम आस्किंग अगेन, आपने फॉर वाटर के लिए यूज करना है, बाकी के लिए नहीं। बाकी में करना हो तो फिर डेंसिटी वाला फार्मूला लगा देना है, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डी का यूज करना है क्योंकि डी यहां 1 होता है इसलिए लिखने का जरूरत नहीं है आपको। तो n निकालना है आपने, Na, वॉल्यूम मिलीलीटर में 1 दे रखा है आपको, 1 मिलीलीटर। मोलर मास वाटर का 18 होता है, 1 अपॉन 18, या n इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 इंटू Na को भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, Na कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन 18, तो आप बना सकते हो आगे देखो, 1 अपॉन 18 में अगर ये वैल्यू पुट कर दूं तो 6 इंटू 10⁻23, तो 6 3 जा 18, तो 0.3 इंटू 10⁻23, इतना मोलिक्यूल आ गया। तो मोलिक्यूल चलना कहां से है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से देना है आपने, नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल के फार्मूले से देखो आपने। और देना कौन सा फार्मूला है, गलती क्या होती है, घबराते क्यों है बच्चे कैलकुलेशन से, क्योंकि उनको जो फार्मूला याद होता है बस उसी से वो सारा सॉल्यूशन चाहते हैं, उससे नहीं देखना बेटा। जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उससे आप फार्मूले जितने बना सकते हो उतने बनाओ। नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछ रहा है तो मोल आपने देखो यहां पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछना चाहता था, तो मोल मैंने, मोल का फार्मूला नंबर से लिख लिया, n अपॉन एन ए। फिर उसने क्या है कि वॉल्यूम कहना चाहता था, वॉल्यूम डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन मेरे पास वेट अपॉन मोलर मास का भी फार्मूला है, मैंने दोनों जगह मोल के फार्मूले लगा के कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद जो वेट है वो मुझे पता है वॉल्यूम के बराबर है, बिकॉज डेंसिटी 1 होता है वाटर का, तो W की जगह V रख दिया, तो n अपॉन एन ए, V अपॉन मोलर मास आ गया। तो V अपॉन मोलर मास आ जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ध्यान देना है कि किस जगह पे हम क्या क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे ये एक प्रॉब्लम है आपके सामने, एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं, एक गैस मिक्सचर कंटेन O2 एंड N2 इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाय वेट, द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज। आपके पास दो गैसेज हैं, एक O2 है एक N2 है, इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाय वेट। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल। तो मोल सोल्व कर लो, अपने आप मोलिक्यूल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। मोल वेट से कैसे निकाल सकते हैं, वेट अपॉन फार्मूला वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू वेट अपॉन m डैश, मतलब फार्मूला वेट ऑफ नाइट्रोजन। वैल्यू पुट कर दो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो दे रखा है 1/4, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन का 28। क्या आंसर आ गया, 7:32 आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आपके कैलकुलेट होगी। एक गैसीय मिक्सचर कंटेन, तो आपने क्या किया है, फार्मूला अपनी मर्जी से नहीं लगाया, आपने यहां बेटा देखा कि आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल चाहिए, तो चाहे मोल हो चाहे नंबर हो वो तो वही आना है। और निकालना किससे है, आपको वेट से निकालना है। तो वेट, नंबर ऑफ मोल दोनों का फार्मूला लिख के और वेट से फार्मूला बना लिया और दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लिया, तो आपका आंसर आ गया। ये देखो मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम रखा है, नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस, नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। क्या आंसर हो सकता है, देखो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस, ये है।
चाहे फार्मूला यूज करो चाहे सीधा सोल्व कर लो। देखो ये कह रहा है 0.1 मोल ट्राई एटोमिक गैस, सपोज ओजोन आ गई ट्राई एटोमिक गैस, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.1 मोल का मतलब मुझे नंबर चाहिए, तो एवोगाड्रो नंबर लगा देता हूं 6 × 10⁻23 O3। ये O3 जो आ रहा है वो आपको मॉलिक्यूल आ रहा है, आपको एटम चाहिए तो 3 आगे ले आओ, 0.1 × 6 × 10⁻23, ये एटोमिसिटी को 3 से ऐसे कर दो तो ये ऑक्सीजन आ, ये एटम आ। अब ये आपका आंसर आ गया, 6 3 18 है तो 1.8 × 10⁻23, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सही है, अंशिका ने दिया है, ये बरखा ने आंसर दिया है, फरीन ने दिया है, तो आंसर बी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बेसिकली जो कमांड करना है, किस केसेस में कौन सा फार्मूला आपने पुट करना है, उसके ऊपर आपने कमांड करना है। तो लेट्स सी, फिर नेक्स्ट हम कैलकुलेशन का पार्ट देखेंगे। आज तो हमने सिंपल पार्ट देखा है, तो अच्छे से आपने जो है इसको फार्मूलों को अच्छे से तैयार करके आना है, तो इन फार्मूलों को हम कई जगह यूज करेंगे। तो सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो कैलकुलेशन है बेटा, इसमें खूब मेहनत करो, इसमें जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। आपका ये चैप्टर बहुत सारी जगह काम आएगा, इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है, इसको अच्छे से करना है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके बाय, थैंक यू।